Reincarnation of My Mysterious Husband. एपिसोड 4। सूर्यवंशी हवेली। जैसे ही सत्या ने साक्षी के गाल पर थप्पड़ जड़ा, साक्षी सीधा बेड पर जाकर गिरी। अगले ही पल उसने पलटकर सत्या की तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। वो तुरंत साक्षी के ऊपर झुका और गुस्से से गरजते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिष्टी के बारे में इस तरह की बकवास करने की। ये बोलते हुए उसने साक्षी के बालों को कसकर अपने हाथों में जकड़ लिया था। साक्षी दर्द में थी, लेकिन फिर भी वो व्यंग्य से मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट देखकर सत्या का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा था। वो सत्या की तरफ देखते हुए बड़ी ही तीखी आवाज में बोली, मतलब मेरा शक सही था, वो तस्वीर झूठी नहीं थी। मिष्टी तेरी रखेल का काम ही कर रही है, तभी तो तू कभी मेरे करीब नहीं आता। तुझे बिस्तर पर खुश करने वाली और जो बहुत है। उसकी बात सुनकर सत्या का कांपना और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। अगले ही पल उसने साक्षी की गर्दन को पकड़ा और उसे नीचे की तरफ बिस्तर पर लगा दिया। उसने साक्षी की गर्दन को कसकर दबाते हुए कहा, मन कर रहा है तेरी जान ले लूं, लेकिन नहीं, फिलहाल अपनी एक ख्वाहिश मैं पूरी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, अगर तूने मिष्टी को कुछ भी कहा, मिष्टी को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना, तो ये सत्या अब तक बिल्कुल चुप था, लेकिन फिर ये सत्या खुद को रोक नहीं पाएगा। बर्बाद कर दूंगा मैं तुझे, तुला समझले कि मैं समझावू। उसकी धमकी सुनकर साक्षी उसकी तरफ देखती रह गई और अब सत्या ने एक झटके से उसे छोड़ दिया। वो तुरंत उसके ऊपर से हटा और वहां से बाहर की तरफ चल दिया। साक्षी उसे जाते हुए देख जोरों से हंसने लगी थी। हंसते हंसते वो वापस बिस्तर पर लेट गई और अपने हाथ फैलाते हुए बोली, अब तक तेरी कोई कमजोरी मेरे हाथ नहीं लगी थी सत्या, लेकिन अब तेरी कमजोरी मेरे हाथ लग चुकी है। पहले तेरी कमजोरी ये थी कि तू कभी अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने दे सकता था, और उस कमजोरी का फायदा मैंने उठाया। मैं तेरी बीवी बन गई, लेकिन तूने मुझे कभी बीवी का हक नहीं दिया। मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरे से एक बच्चा चाहिए, लेकिन तू मुझे वो बच्चा भी नहीं दे रहा। पर अब वो कमजोरी मेरे हाथ लग गई है, जिससे तू मेरी हर एक बात मानेगा। अब तू देखता जा, बस मैं तेरे साथ क्या ही करूंगी। बहुत शौक है ना तुझे मेरी गर्दन दबाने का। अब मैं तेरी वो दुखती हुई नस दबाऊंगी, जिसे दबाने से सीधा तेरे दिल में दर्द उतरेगा। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसने लगी थी। साड़ी में उसके पैर बिस्तर पर चल रहे थे और वो अपने हाथों को भी बिस्तर पर बड़ी ही इंटेंस वे में चलाए जा रही थी। इस वक्त उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा था। उसने अपने बालों को एक तरफ किया और फिर बिस्तर पर करवट लेकर अपनी उंगलियां बिस्तर पर चलाते हुए बोली, तू बहुत जल्द ही यहाँ आएगा सत्या, बहुत जल्द ही अब मेरी हर हसरत पूरी होगी। ये बोलकर वो अब एक गाना गुनगुनाने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ मिष्टी बुरी तरह से रोए जा रही थी और हर्षाली उसे देखकर हंस रही थी। उसे हंसते हुए देखकर मिष्टी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अभी तक हर्षाली उसे बोल रही थी कि अगर लोगों ने सत्या और उसे एक दूसरे के साथ देखा तो वो उसकी इज्जत का तमाशा बनाएंगे, उसे सत्या की रखेल कहेंगे और साथ ही साथ उसके घर वालों को भी सुनाएंगे कि कैसी बेटी अपने घर में पैदा की, जो एक शादीशुदा मर्द की रखेल बन गई। लेकिन अब वो हंस रही थी और उसकी हंसी बहुत अलग लग रही थी। मिष्टी अपने आंसू साफ करते हुए बोली, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो भाभी। तुम तो जानती हो ना, मेरे और सत्या के बीच कुछ भी। उसकी बात सुनकर हर्षाली बोली, रहने दे, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तेरा सारा सच मेरे सामने आ चुका है। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरा ये सच किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन बस तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हर्षाली की बात सुनकर मिष्टी के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। हर्षाली उसके साथ वाली चेयर पर बैठी और बोली, तू कारखाने में काम करती है, लेकिन काम से ज्यादा वहां पर तू कुछ और करती है, तो तुझे कीमत भी तो उसी हिसाब से मिलनी चाहिए ना। मेरा मतलब है, अगर तू 9 से 6 की ड्यूटी करेगी तो तुझे 400 रुपए एक दिन का मिलता है। लेकिन तू जानती है किसी मर्द को बिस्तर पर खुश करने की कीमत सिर्फ इतनी नहीं होती। ये बोलते हुए वो मिष्टी के थोड़ा करीब हो गई थी और वही उसकी घिनौनी बातें सुनकर मिष्टी ने अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया था। हर्षाली हल्का सा मुस्कुराए और बोली, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। मिष्टी ने तुरंत चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। हर्षाली बिना किसी शर्म के बोली, तू ऐसा मत समझना कि मैं 50,000 रुपए में तुझे सत्या को बेच रही हूँ। मुझे 50,000 रुपए चाहिए क्योंकि मुझे तेरे भाई को कुछ दिलाना है। तू तो उसकी हालत जानती है, वो रोज अपने कारखाने में पैदल जाता है, तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं उसे मोटरसाइकिल दिला देती तो उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती, और सत्या भाव के लिए 50,000 रुपए जैसी रकम कोई ज्यादा बड़ी थोड़ा ना है। तू बस एक बार कहेगी उन्हें पैसों के लिए और वो अगले ही पल तेरे हाथों पर पैसे रख देंगे। तू इतना काम करेगी ना मेरा। मिष्टी जल्दी से बोली, ये सब गलत है, मैं ऐसे उनसे पैसे नहीं ले सकती हूँ।
हर्षाली गुस्से से बोली, और अगर तू ऐसे उनसे पैसे नहीं ले सकती है ना तो मैं भी चुप नहीं रह सकती हूँ। मैं अभी इसी वक्त तेरे भाई को तेरी सारी हरकतें बता दूंगी। मिष्टी परेशान होते हुए बोली, तुम मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकती हो। हर्षाली गुस्से से कांपते हुए बोली, तो तुझे ऐसा लग रहा है मैं तुझे ब्लैकमेल कर रही हूँ? तू रुक, अभी तेरे कच्चे चिट्ठे मैं अभी खोलती हूँ। एक तो मैं तेरी बातें छुपाऊं और ऊपर से तू मुझे ही सुना रही है। बेशर्मों वाली हरकतें तू करे और ऊपर से तू ही मुझे सुनाए। ये बोलकर वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, मिष्टी तुरंत अपनी जगह से उठी। जैसे ही वो उठी उसके पैर पर जोर से टेबल लगा, लेकिन उसने अपने दर्द की फिक्र भी नहीं की और जल्दी से हर्षाली के पास आकर उसे रोकते हुए बोली, प्लीज प्लीज ऐसा मत कर हर्षाली, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू ऐसा मत कर, तू मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी, मुझे तो समझ में नहीं आता तू ऐसे इतना बदल कैसे गई। हर्षाली शातिर एक्सप्रेशन के साथ बोली, पहले मैं तेरी दोस्त थी, लेकिन अब मैं तेरी भाभी बन गई हूँ और तुझसे ज्यादा मुझे अपने पति की फिक्र है, इसीलिए तो मैं उनके लिए तुझसे पैसे मांग रही हूँ। तू जल्दी से मुझे पैसे लाकर दे दे, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। सिर्फ कल तक का वक्त है, कल शाम को अगर तूने मुझे पैसे नहीं लाकर दिए ना तो फिर तू देख लेना तेरा भाई तेरे साथ क्या करेगा। एक ही दिन में वो तेरा लगन कर देगा। बेशक से फिर सामने वाला अंधा हो, बूढ़ा हो या फिर गूंगा बहरा, पूरी जिंदगी रोएगी तू, समझ में आया तुझे? ये बोलकर हर्षाली तुरंत वहां से चली गई और मिष्टी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो वापस आकर अपने बिस्तर पर बैठी। उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। एक तरफ साक्षी उसे ना जाने क्या क्या सुना रही थी और दूसरी तरफ हर्षाली उसे ब्लैकमेल करने लगी थी और वो इन सब चीजों के बारे में सत्या को भी नहीं बता सकती थी। रोते हुए वो बिस्तर पर लेट गई और कब उसे नींद आई उसे पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ सत्या का दिमाग खराब हो चुका था। साक्षी के मुंह से उस तरह की बातें सुनकर वो समझ गया था कि साक्षी ने मिष्टी को क्या कुछ कहा होगा। उसे मिष्टी की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो तुरंत मिष्टी के घर पर आया। घोष निवास। जैसे ही सत्या दरवाजे पर आया, हॉल में बैठे हुए वीर और हर्षाली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सत्या को वहां पर देखकर हर्षाली का चेहरा डर से कांपने लगा। उसे डर लग रहा था कि कहीं मिष्टी ने फोन वगैरह पर तो सत्या को कुछ बात नहीं दिया, लेकिन वो जानती थी कि फिलहाल मिष्टी के पास फोन नहीं है। उसका फोन खराब हो गया तो वो सत्या को फोन तो नहीं कर सकती थी। वो जल्दी से आगे आए और बोली, सत्या भाव आप यहाँ पर? सत्या थोड़ा सा हड़बड़ा कर बोला, वो मैं मिष्टी, मेरा मतलब है मुझे मिष्टी से थोड़ा काम था। वो आज मिष्टी ने मेरे साथ बैठकर थोड़ा हिसाब बनाया था तो मुझे पूछना था कि। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही हर्षाली हंसते हुए बोली, अच्छा तो आप हिसाब के लिए आए हैं। मुझे लगा शायद हमारी मिष्टी से कोई गलती हो गई, पर वो तो सो गई भाव। अगर आप कहे तो मैं उसे उठा दूं। सत्या ने उसके सोने की बात सुनी तो तुरंत बोला, नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम उसे सोने दो। बस कल सुबह उसे काम पर भेज देना, मैं कारखाने में ही उससे काम करवा लूंगा, मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा। वीर तुरंत बोला, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, आइए चाय पानी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले सत्या वहां से निकल चुका था। वीर हर्षाली की तरफ देखते हुए बोला, तुझे पता है सत्या भाव कभी किसी के घर ऐसे जाते नहीं है, लेकिन हमारे घर पर वो 2 बार आ चुके हैं। मतलब हमारी मिष्टी उन्हें अच्छे से खुश कर रही है, उनका काम अच्छे से कर रही है, ऐसे में तो फिर उसकी पगार भी बढ़ने चाहिए। मैं जल्द ही मिष्टी से कहूंगा कि वो सत्या भाव से अपनी पगार बढ़ाने की बात करें। हर्षाली उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो जल्दी से बोली, तुम कितने लालची हो वीर, अभी तो कुछ ही दिन हुए जब सत्या भाव ने मिष्टी की पगार बढ़ाई थी। अभी कुछ दिन रुक जाओ, उसके बाद मैं खुद मिष्टी को बोल दूंगी कि वो सत्या भाव से बात कर लेगी, तुम उससे कुछ मत कहना। वीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और फिर बोला, चल ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तू जल्दी से मेरे लिए खाना डाल दे, मुझे भूख लगी है, मुझे सोना भी है। ये बोलकर वो तुरंत वहां से अंदर की तरफ चला गया और हर्षाली ने एक गहरी सांस ली। वो खुद से ही बोली, अगर मैंने मिष्टी को पगार बढ़ाने के लिए बोल दिया तो उस पर डबल लोड आ जाएगा और ऐसे में कहीं वो सत्या के सामने उल्टी ना कर दे। पहले मैं खुद तो उसे पूरी तरह से लूट लूं, उसके बाद तुम्हें भी मौका दूंगी वीर। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर अब स्माइल आ गई थी। वो तुरंत अंदर की तरफ भाग गई। वहीं दूसरी तरफ सत्या की गाड़ी बीच सड़क में रुकी हुई थी और वो अपनी जीप के बोनट के ऊपर चढ़कर बैठा था। उसके हाथों में शराब की बोतल थी। तभी सामने एक बाइक आकर रुकी और उस बाइक में से शमशेर उतरा। शमशेर उसकी तरफ आया और बोला, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था भाव, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
वो अम्मा को आपकी फिक्र हो रही है। सत्या हल्का सा मुस्कुराया और शराब के नशे में बिल्कुल टुल होकर बोला, और मुझे मेरी बंगालन की फिक्र हो रही है। मैं उसके घर गया था, लेकिन उसके घर के बोले कि वो सो रही है। यहाँ मेरी नींद उड़ाकर मेरी बंगालन खुद चैन से सो रही है। तुझे पता है मुझे उसकी कितनी टेंशन हो रही है। उस चंडालन ने पता नहीं उसे क्या कुछ कहा होगा। शमशेर तुरंत बोला, आप फिक्र मत कीजिए भाव, कल सुबह मिष्टी कारखाने आएगी ना, तब आप उससे बात कर लीजिएगा। सत्या उसे देखते हुए बोला, तू सच कह रहा है ना? कल मेरी बंगालन कारखाने आएगी ना? शमशेर ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ वो जरूर आएगी, अभी प्लीज आप घर चलिए। आपकी तबीयत भी सही नहीं है। उसकी बात सुनकर अब सत्या अपनी जीप से नीचे उतरा और फिर ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ गया। शमशेर ने जब उसे लड़खड़ाते हुए देखा तो वो तुरंत आगे आया और बोला, आप दूसरी सीट पर बैठ जाए भाव, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। सत्या ने उसे हल्का सा धक्का दिया और बोला, इतनी भी जरूरत नहीं है, माना शराब पी है मैंने, लेकिन अपनी फिक्र है मुझे। मैं खुद को कभी कुछ नहीं होने दूंगा क्योंकि मुझे मेरी बंगालन के साथ जीना है। मेरी बंगालन मेरी ख्वाहिश है और उसके साथ मुझे अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है। इस सत्या को बंगालन से बहुत सारा प्यार करना है, इसलिए मैं अपना ख्याल रखूंगा। ये बोलते हुए वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अगले ही पल उसने जीप स्टार्ट कर दी। शमशेर अब उससे कुछ बोल ही नहीं पाया। कुछ ही देर बाद सत्या की जीप सूर्यवंशी हवेली आकर रुकी और वो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ कमरे के अंदर आया। अंदर आते ही उसकी नजर बालकनी की तरफ गई, जहां पर एक लड़की ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक झूल रहे थे, जिन्हें वो हल्का सा अपने हाथों से ऊपर की तरफ उठाते हुए पीछे की तरफ मुड़ी, तो उसकी कमर और उसका पेट साफ दिखाई देने लगा। वो लड़की कोई और नहीं साक्षी ही थी, लेकिन सत्या को उसमें उसके बंगालन नजर आ रही थी क्योंकि साक्षी ने बंगाली मेकअप किया हुआ था। उसने अपने बालों की लटों को अपनी उंगलियों में गोल गोल घुमाया और फिर सत्या की तरफ बढ़ते हुए बोली, आप आ गए। सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तू मेरा इंतजार कर रही थी क्या बंगालन? उसकी बात सुनकर साक्षी मुस्कुराए और उसके बिल्कुल करीब आकर बोली, और नहीं तो क्या, मैं आपका इंतजार कर रही थी। ये बोलते हुए वो उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसके सीने को सहलाने लगी। सत्या ने तुरंत उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। साक्षी ने हल्की सी सिसकी भरी। सत्या उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, तू खूब सुंदर दिसता आहेस। साक्षी हंसी और फिर उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, तो फिर इस खूबसूरती का मजा लीजिए ना सत्या, ये खूबसूरती तो कब से आपका इंतजार कर रही है। ये बोलकर वो उसके होठों की तरफ बढ़ने लगी। उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया। सत्या की नजर उसके होठों पर गई और वो भी उसके होठों पर झुकने लगा। सूर्यवंशी हवेली। सत्या हसरत भरी निगाहों से साक्षी की तरफ देख रहा था और साक्षी की नजरों में भी मदहोशी साफ नजर आ रही थी। सत्या धीरे धीरे उसके होठों पर झुकने लगा था और उसे अपने होठों पर झुकते हुए देखकर साक्षी का दिल खुश हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसके अरमान पूरे हो जाएंगे। वो बस किसी तरह सत्या के साथ एक रात बिताना चाहती थी ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए और उस बच्चे को अपना हथियार बनाकर वो सत्या की प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सके, लेकिन सत्या कभी उसे खुद के करीब आने ही नहीं देता था। सत्या उसके होठों को अभी भी हसरत भरी निगाहों से देख रहा था और जैसे ही उन दोनों के होंठ आपस में मिलने ही वाले थे कि अचानक ही सत्या ने उसके गालों को कसकर अपनी उंगलियों से दबा दिया। साक्षी की आंखें जो लगभग से बंद हो चुकी थी वो एकदम से खुली और साक्षी दर्द से चिल्ला उठी, लेकिन सत्या ने उसके होठों को नहीं छोड़ा। वो गुस्से से साक्षी की तरफ देख रहा था। अब तक वो शराब में डूबा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिल्कुल भी होश नहीं है, लेकिन अब अचानक से ही उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी और वो गुस्से से साक्षी को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षी की हरकतों से वो अंदर तक गुस्से से जल चुका हो। साक्षी तुरंत खुद को पीछे की तरफ खींचने लगी, लेकिन सत्या ने उसकी कमर पर और भी ज्यादा दबाव बना दिया। उसकी नाजुक सी कमर अब सत्या के हाथ में पूरी तरह से दबी हुई थी और दर्द से उसकी चीख निकल रही थी। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? अब तू मुझे प्यार नहीं करेगी क्या? तू तो मुझसे दूर जा रही है। मुझे तो लगा आज रात तू मुझे पूरी तरह से खुश करेगी, अपनी खूबसूरती का स्वाद मुझे चखाएगी, लेकिन तू तो मुझसे दूर जाने की कोशिश करने लगी। ये बोलते हुए उसकी नजरों में व्यंग साफ नजर आ रहा था। साक्षी गुस्से से उसे घूरने लगी। वो अभी भी खुद को सत्या की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सत्या उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अचानक ही सत्या ने अब उसे एक झटके से धक्का दिया तो साक्षी सीधा बिस्तर पर जाकर गिरी। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं वो मर्द नहीं हूं जो नशे में अपने होश खो दे,
और वैसे भी मैं बेशक से जितना मर्जी नशे में हूँ तेरी हकीकत नहीं भूलता हूँ मैं। तू हकीकत में भी एक नंबर की घटिया और जालसाज औरत है, और अगर मैं तुझे नशे में भी देखूं तो तू मुझे वही चंडालन नजर आती है। तेरे साथ बिस्तर पर गुलू गुलू करना तो दूर, तुझे देखते ही मुझे घिन आने लगती है। तुझे प्यार करने से तो अच्छा साला मैं संन्यास ले लूं। उसकी बात सुनकर साक्षी बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसके होठों से खून बहने लगा था। जिस तरह से सत्या ने उसके गालों को दबाया था, उसके गाल अंदर की तरफ धंस चुके थे। उसे अभी भी अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। सत्या व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, आय बड़ी खूबसूरती का स्वाद चखाने वाली, तू है तुझ जैसी औरत पर, जिसे किसी मर्द के करीब आने के लिए भी उसके नशे में आने का इंतजार करना पड़ता है। ये बोलकर सत्या वॉशरूम की तरफ बढ़ गया और साक्षी बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो अपनी बेइज्जती का कड़वा घुट पी रही थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि ये बेइज्जती का बदला अब वो बहुत जल्दी और जरूर लेगी। उसका पूरा चेहरा गुस्से से कांप रहा था और उसकी नजरें वॉशरूम के दरवाजे पर टिकी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ मिष्टी अपने बिस्तर पर थी। जब सत्या आया था तब वो सच में सो रही थी, लेकिन अब हर्षाली ने उसे बता दिया था कि सत्या उसके बारे में पूछते हुए आया था। मिष्टी सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि वो सत्या के सामने कैसे जाएगी। एक तरफ हर्षाली उसे पैसों के लिए परेशान कर रही थी और दूसरी तरफ वीर उसे ये जॉब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने देने वाला था। ऐसे में सत्या के सामने रहना और उससे दूर रहना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। एक गहरी सांस लेकर वो बिस्तर पर बैठी और कुछ ही देर में वो यूं ही बिस्तर पर बैठी बैठी सो चुकी थी। सुबह का वक्त। सत्या की जीप घोष निवास के बाहर आकर रुकी। मिष्टी घर से निकलने ही वाली थी। जैसे ही वो घर से बाहर आई उसकी नजर सत्या पर गई जो अपनी जीप से बाहर आ रहा था। उसी वक्त वीर भी बाहर की तरफ आया और साथ ही साथ हर्षाली भी। सत्या की जीप की आवाज उसे बहुत अच्छी तरह से सुनाई दी थी। वीर सत्या की तरफ देखते हुए बोला, सत्या भाव आप यहाँ पर। सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं कारखाने जा रहा था और मिष्टी भी इसी वक्त जाती है तो सोचा उसे अपने साथ लेकर चलता चलूं। वीर मुस्कुरा कर बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप मिष्टी को अपने साथ ले जाए। जा मिष्टी, तू सत्या भाव के साथ कारखाने चली जा। ये बोलकर वो वहां से चला गया। मिष्टी सत्या की तरफ देखने लगी। उसे सत्या पर गुस्सा आ रहा था। वो कारखाने आने वाली थी ना, तो फिर ऐसे में उसे यहाँ पर आने की क्या ही जरूरत थी। तभी हर्षाली उसके पास आए और उसके कान के पास आकर बोली, मुझे आज शाम तक पैसे चाहिए। अगर तूने आज शाम को मुझे पैसे नहीं दिए ना तो आज तेरे साथ वो होगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पूरे शहर में अगर तुझे बेइज्जत नहीं कर दिया तो मैं भी हर्षाली नहीं। उसकी धमकी सुनकर मिष्टी हैरानी से उसकी तरफ देखती ही रह गई। पैसा कैसे लोगों को बदल देता है ये हर्षाली ने उसे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया था। मिष्टी धीमे धीमे कदमों से सत्या के पास आई। सत्या वापस जीप में बैठा और मिष्टी भी उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में उनकी जीप वहां से निकल गई। जैसे ही वो कुछ ही दूरी पर आए सत्या ने अचानक से जीप रोकी और मिष्टी की तरफ देखने लगा। मिष्टी ने एक नजर उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो दूसरी तरफ देख रही थी। सत्या उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, मेरी तरफ देख। मिष्टी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। सत्या जल्दी से बोला, दिमाग खराब मत कर बंगालन, पहले ही बहुत ज्यादा खराब है। तूने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरी तबीयत कैसी है। कल मेरे सिर पर चोट लगी थी, तूने तो मेरा हाल चाल भी नहीं पूछा। उसकी बात सुनकर मिष्टी तुरंत बोली, और लोग हैं ना आपकी तबीयत के बारे में पूछने के लिए, मैं भला आपकी तबीयत के बारे में क्यों पूछूं? हमारा कौन सा कोई रिश्ता है? सत्या मुस्कुराया और बोला, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मिष्टी ने जल्दी से अपना चेहरा ना में हिलाया। सत्या ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रख दिया। मिष्टी की धड़कनें तेजी से बढ़ गई। सत्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, देख लेना बंगालन, कब से मरे जा रहा हूँ तेरी नजरों को खुद पर महसूस करने के लिए, और तू है कि सारा दिन भाव खाती रहती है। अगर इतना खाना खा ले तो तेरा वजन 2-4 किलो बढ़ जाए, लेकिन नहीं, वो तो तुझे बढ़ाना नहीं है। देख मैं पहले ही बता देता हूँ, तू मुझे ये दुबली पतली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और फिगर देख तेरा। कहाँ से लगती है तू 20 साल की? ऐसा लगता है जैसे 12-13 साल की बच्ची पसंद कर ली मैंने, मुझे लगता है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी बात सुनकर मिष्टी ने तुरंत चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा। वो गुस्से से बोली, बेशर्मी भरी बातें करना तो कोई आपसे सीखे। सत्या मुस्कुरा कर बोला, अब मैंने बेशर्मी भरी बात कौन सी कर दी? अगर एक लड़की का फिगर उसके आदमी ने नहीं सही किया तो फिर क्या खाक किया? अच्छा तू ये सब छोड़, पहले मुझे ये बता कल उस चंडालन ने तुझे क्या कहा?
मिष्टी ने सवालिया नजरों से उसे देखा और बोली, कौन चंडालन? सत्या हंसा और बोला, एक तू है मेरी बंगालन और एक वो है जो घर पर है मेरी चंडालन। बता कल उसने क्या बकवास की तेरे सामने? मिष्टी ने अगले ही पल उस पर से अपनी नजरें हटा ली और बोली, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। सत्या व्यंग्य से हंसते हुए बोला, तुझे लगता है तू मुझसे झूठ बोल सकती है? मिष्टी गुस्से से बोली, बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपसे झूठ ना ही बोलने की जरूरत है और ना ही कोई ख्वाहिश। मैं आपसे सच कह रही हूँ, आपकी बीवी ने मुझे कुछ नहीं कहा। सत्या तुरंत बोला, बीवी नहीं चंडालन है वो। अब मिष्टी मुंह बनाते हुए बोली, आपके लिए होगी लेकिन मेरे लिए तो वो मिसेज सत्या सूर्यवंशी है। उसकी बात सुनकर सत्या के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। अगले ही पल उसने मिष्टी का चेहरा अपने हाथ से अपनी तरफ घुमाया और बोला, खबरदार अगर इस तरह की बकवास दोबारा कभी की तो मेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ तू बनेगी। मिष्टी एक गहरी सांस लेकर बोली, बीवी वो होती है जो पूरी दुनिया के सामने फेरे लेने के बाद मांग में सिंदूर भरने के बाद बनती है। जो ऐसे चोरी छुपे मिलती है ना वो बीवियां नहीं होती। सत्या उसे गुस्से से देखते हुए बोला, और क्या होती है वो? मिष्टी की आंखें डबा गई। उसकी आंखों में साक्षी और हर्षाली के कहे हुए शब्द गूंजने लगे। एक शब्द जो लगातार उसके कानों में किसी पत्थर की तरह बज रहा था। वो था रखेल। उसने सत्या की तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, रखेल। अगले ही पल जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगा और उसके चेहरे पर सत्या की पांचों उंगलियां छप गई। उसकी सांसें गहरी हो गई थी और आंखों से गर्म आंसू बहने लगे थे, लेकिन उसने वो आंसू सत्या को नहीं दिखाए और तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अब उसने एक बार भी सत्या की तरफ नहीं देखा और सत्या ने भी उसे अब अपनी तरफ देखने के लिए नहीं कहा। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और अगले ही पल उनकी गाड़ी कारखाने ना जाकर बल्कि सूर्यवंशी हवेली की तरफ घूम गई। मिष्टी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो सत्या की तरफ देखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे मुझे कहाँ? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या ने अपनी उंगलियां उसे दिखाए और बोला, अब तू अपना मुंह बंद रख। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ जो तूने मुझे कहा है ना वो शब्द किसके हैं। ये बोलते हुए वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से कांप रहा था। कुछ ही देर बाद सूर्यवंशी हवेली के बाहर सत्या की जीप आकर रुकी और सत्या जीप से बाहर निकला। मिष्टी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे ही सत्या उसके पास आया वो तुरंत बोली, प्लीज यहाँ से वापस चलिए ना मॉन्स्टर, मैं अंदर नहीं जा सकती। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे जो भी कहा वो मेरी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले सत्या ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे लगभग से खींचते हुए अंदर की तरफ लेकर आया। मिष्टी को अपने हाथ में बेइंतहा दर्द महसूस हो रहा था। वही साक्षी जो इस वक्त अपने कमरे में इधर उधर टहलते हुए किसी से फोन पर बात कर रही थी, जब उसे बाहर से किसी का शोर सुनाई दिया तो तुरंत बालकनी की तरफ आई। सत्या मिष्टी को जिस तरह से खींचते हुए लेकर आ रहा था उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत अपने फोन पर बोली, फोन फोन काट जल्दी से। सत्या घर वापस आ गया। वो बंगालन भी उसके साथ है। ये बोलते हुए उसने खुद ही फोन डिस्कनेक्ट करना चाहा, लेकिन अचानक उसके हाथ से फोन गिर गया। सत्या को गुस्से में देखकर उसकी खुद की रूह कांप उठी थी। वो अपना फोन उठाती उससे पहले ही दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। उसने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा जहां पर सत्या मिष्टी को अपने साथ लेकर खड़ा था। साक्षी ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन चेंज किए और गुस्से से बोली, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? तुम इसे हमारे कमरे में कैसे लेकर आए? बाहर निकालो इसे, ये इस कमरे में नहीं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही मिष्टी को लेकर सत्या अंदर की तरफ आ गया। साक्षी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। मिष्टी की आंखों से आंसू तेजी से बरस रहे थे। सत्या ने अचानक ही उसे दीवार से लगाया और फिर मिष्टी की तरफ देखते हुए बोला, क्या कहा तूने कि ये चंडालन मेरी बीवी है और तू मेरी रखेल? मिष्टी ने शर्म से अपना चेहरा झुका लिया। साक्षी की गुस्से से मुठ्ठियां कसी हुई थी। अगले ही पल अब सत्या ने साक्षी की तरफ देखा और बोला, एक पत्नी के लिए बड़ी तकलीफ का लम्हा होता है जब उसका पति उसके सामने ही किसी और औरत की तरफ नजर उठाकर भी देखे। लेकिन तू जानती है तू पत्नी के नाम पर कलंक है और जिसे तू मेरी रखेल बोल रही है ना ये दुनिया की वो औरत है जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिस पर ये सत्या अपनी जान छिड़कता है और अब मैं तेरे सामने इसे भी बताऊंगा कि मेरे लिए क्या है। ये बोलकर उसने मिष्टी की गर्दन पर पीछे की तरफ से अपना हाथ रखा और अगले ही पल उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को चूमने लगा। साक्षी की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये बोलकर वो जैसे ही सत्या की तरफ बढ़ने लगी सत्या ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और फिर अपना वही हाथ मिष्टी के दूसरे गाल पर रख दिया और अपनी किस को और भी ज्यादा डीप और इंटेंस कर दिया।
मिष्टी तो कुछ बोल ही नहीं पाए, वो बस सत्या के होठों को अपने होठों पर महसूस करती रह गई। इस वक्त उसे अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। साक्षी से उसे बहुत ज्यादा डर लगता था और सत्या उसके सामने ही उसे किस किए जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बरसने लगे थे और उसने अपने हाथ सत्या के सीने पर कसे हुए थे। उसके हाथों की पकड़ बता रही थी कि इस वक्त उसे कैसा फील हो रहा है। साक्षी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। गुस्से से वो अंदर तक जल उठी थी। वही सत्या ने तकरीबन 3-4 मिनट बाद मिष्टी के होठों को छोड़ा। मिष्टी गुस्से और नफरत भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। अगले ही पल उसने जोर से सत्या को धक्का दिया और वहां से भागते हुए बाहर की तरफ चली गई। सत्या ने उसे नहीं रोका, उसकी नजरें अब साक्षी पर थी। साक्षी भी गुस्से से उसकी तरफ देख रही थी और उसकी नजरें सत्या के होठों पर थी जहां पर मिष्टी के होठों से उतरी हुई लिपस्टिक लगी हुई थी। सूर्यवंशी हवेली। साक्षी गुस्से से सत्या की तरफ देख रही थी और सत्या के चेहरे पर इस वक्त एटीट्यूड भरी स्माइल थी। उसके होठों पर मिष्टी की लिपस्टिक लगी हुई थी और उसके एक्सप्रेशंस देखकर साक्षी का तन बदन जल उठा था। एक तो सत्या का उसके सामने ही मिष्टी को किस करना और ऊपर से अब उसके एक्सप्रेशंस उसके गुस्से को हद से ज्यादा बढ़ा रहे थे। वो सत्या की तरफ देखते हुए बोली, ये तुमने सही नहीं किया। सत्या हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सत्या गलत तो कुछ करता ही नहीं है। वो जो करता है सही ही करता है और डंके की चोट पर करता है। उसे डरना नहीं आता। डरते तो वो लोग हैं जो मेरी पीठ पीछे छिप छिप कर बातें करते हैं। ये बोलते हुए उसकी नजर साक्षी के फोन पर थी जो नीचे जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी बात सुनकर साक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हड़बड़ा कर बोली, क्या क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? सत्या मुस्कुराया और बोला, तुम इतनी भी मासूम नहीं हो कि मेरी बातों का मतलब ना समझ पाओ। मेरी बातों का मतलब तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। पर तुम शायद इस गलतफहमी में होगी कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। उसकी बातें सुनकर अब साक्षी को और भी ज्यादा परेशानी होने लगी थी। उसके माथे पर पसीना झलकने लगा था। सत्या ने नीचे जमीन पर गिरा हुआ उसका फोन उठाया तो साक्षी अंदर तक कांप उठी। डर से उसकी हालत खराब हो गई थी। सत्या उसकी तरफ फोन बढ़ाते हुए उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, इतना डर क्यों रही हो तुम? तुम्हें क्या लग रहा है मेरी बातों का मतलब क्या होगा? साक्षी हड़बड़ा कर बोली, मुझे क्या पता। सत्या भी मुस्कुरा कर बोला, कुछ खास नहीं। बस इतना ही कि अगर तुम किसी से बात कर रही हो तो मेरे सामने भी कर सकती हो। मुझसे डरने की क्या जरूरत है? जानता हूँ तुम किससे बात कर रही होगी। अपनी उन सहेलियों से जो सिर्फ तुम्हारे साथ इस वजह से है क्योंकि तुम सत्या सूर्यवंशी की बीवी हो। सत्या सूर्यवंशी जो खुद में एक ब्रांड है। सत्या सूर्यवंशी जो मुंबई का सत्या भाव है। वरना तुम जैसी लड़की से कोई दोस्ती भी ना करें। साक्षी चिल्लाकर बोली, मतलब क्या है तुम्हारा कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? सत्या व्यंग्य से हंसा और फिर वहां से बाहर की तरफ बढ़ गया। लेकिन फिर अचानक ही रुका और बोला, मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ। तुम्हारे सवाल का जवाब तो मैंने दिया ही नहीं। साक्षी सवालिया से नजरों से देखने लगी। सत्या मुस्कुरा कर बोला, लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब देने का मेरा मन भी नहीं है। एक काम करता हूँ, तुम्हें एक आइडिया देता हूँ जिससे तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। साक्षी की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। सत्या अब तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, इस कमरे में बहुत बड़ा आईना है। जाकर उसके सामने खड़ी हो जाओ। तुम कैसी हो, ये वो आईना तुम्हें बता देगा। ये बोलते हुए अब उसकी आंखों में साक्षी के लिए नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। साक्षी ने गुस्से से मुट्ठियां कस ली। उसका चेहरा भी गुस्से से कांप रहा था। सत्या अब तुरंत वहां से चला गया और साक्षी ने जोर से साइड टेबल पर रखा हुआ वास उठाया और उस आईने पर फेंक कर मारा, जिसके बारे में सत्या भी बोल कर गया था। उस आईने के टुकड़ों में अब साक्षी को दूर से ही अपना चेहरा दिखाई दे रहा था। उसका गुस्सा अब हद से बढ़ता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मिष्टी रोते हुए सूर्यवंशी हवेली से बाहर निकल रही थी। तभी अम्मा अचानक से उसके सामने आई। वो बाहर से अंदर की तरफ आ रही थी। उसे रोते हुए देखा वो तुरंत बोली, क्या हुआ मिष्टी, तुम रो क्यों रही हो? तुम यहाँ पर ऐसे? उनका सवाल भी पूरा होता उससे पहले ही मिष्टी रोते हुए ही बाहर की तरफ भाग गई थी। सत्या भी तुरंत अब अपने कमरे से बाहर निकलकर मिष्टी के पीछे पीछे आया। उसकी नजर जब अम्मा पर गई तो वो तुरंत बोला, आपने मिष्टी को देखा क्या? अम्मा परेशान होते हुए बोली, हाँ अभी अभी मेरी आंखों के सामने से ही गई है। रो रो कर बुरा हाल कर रखा था उसने। क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? मैं तो तुझे ये कहने वाली थी कि बहुत जल्दी गणपति पंडाल लगने वाला है। गणपति जी की महाआरती के लिए लोग तुझे और साक्षी को एक साथ देखना चाहते हैं।
आज तक तूने कभी साक्षी के साथ किसी भी गणपति पंडाल में महाआरती नहीं की है, लेकिन अब लोग चाहते हैं कि तू अपनी बीवी के साथ। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही सत्या बोला, आप फिक्र मत कीजिए अम्मा। इस बार मैं अपनी अर्धांगिनी के साथ ये महाआरती जरूर करूंगा। इतना बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ चला गया। वो अपनी जीप में बैठा और अब उसकी जीप कारखाने की तरफ जा रही थी। वो जानता था कि मिष्टी इस वक्त दोपहर में अपने घर बिल्कुल नहीं जाएगी। वो पक्का कारखाने ही जाएगी और तभी अचानक से उसकी नजर रास्ते में आती एक दुकान पर गई, जहां मिष्टी अब अंदर की तरफ जा रही थी। मिष्टी को उसे दुकान में जाते देखा सत्या हैरान हुआ, क्योंकि वो ज्वेलरी शोरूम था। सत्या ने तुरंत अपनी जीप उसे शोरूम के बाहर रोकी और अंदर की तरफ आया। अंदर आते ही उसकी नजर मिष्टी पर गई, जिसके हाथों में 2 सोने की चूड़ियां थी। सत्या उन चूड़ियों को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। वो चूड़ियां मिष्टी अपने हाथ में हमेशा पहना करती थी। वो उसकी माँ की इकलौती निशानी थी उसके पास। मिष्टी उन चूड़ियों को उसे शोरूम वाले को देते हुए बोली, आप मुझे इसके बदले में पैसे दे दीजिए। मुझे 50,000 रुपए चाहिए। वो दुकानदार बोला, लेकिन इसके 50,000 नहीं मिलेंगे। ये चूड़ियां बहुत पुरानी है और इन पर दोबारा काम होगा तो मैं सिर्फ उनके 45,000 रुपए दे सकता हूँ। मिष्टी तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, अच्छा ठीक है, आप 45,000 रुपए दे दीजिए। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी उसकी नजर अपने बिल्कुल सामने आकर खड़े हुए सत्या पर गई। सत्या हैरानी से देख रहा था। वही मिष्टी की भी आंखें बड़ी हो चुकी थी। उसे लगा कि सत्या साक्षी के साथ बिजी होगा। साक्षी के सामने उसने जो कुछ किया, उसके बाद सत्या इतनी जल्दी हवेली से बाहर नहीं आएगा। वही सत्या खुद हैरान था कि मिष्टी यहाँ पर कर क्या रही है और इस तरह से चूड़ियां क्यों बेच रही है। सत्या को देखकर मिष्टी के चेहरे पर डर झलकने लगा था। उसने जल्दी से उस दुकानदार से कहा, प्लीज भैया मुझे जल्दी पैसे दे दीजिए। वो दुकानदार सत्या की तरफ देखते हुए बोला, सत्या भाव आप यहाँ पर। लेकिन सत्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उस दुकानदार ने तुरंत अपने गले में से 45,000 रुपए निकाले और फिर मिष्टी की तरफ बढ़ा दिए। मिष्टी ने जल्दी से वो पैसे लिए और उसे दुकान से बाहर निकल गई। सत्या ने उस दुकानदार की तरफ देखा और उसके हाथों से वो चूड़ियां ले ली, जो मिष्टी अभी अभी उसे देकर गई थी। उसके बदले उसने अपनी जेब में से नोटों की एक गड्डी निकाली जो 50,000 रुपए से कहीं ज्यादा थी और तुरंत उस दुकान से बाहर आ गया। अगले ही पल उसकी जीप मिष्टी का पीछा करने लगी थी। वही मिष्टी का दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। उसे जल्द से जल्द बस अपने घर पर पहुंचना था। वो उसे शोरूम पर पहले इसलिए आई थी क्योंकि अगर वो बिना पैसों के घर जाती तो हर्षाली वीर को सब कुछ बता देती। इसीलिए खुद को संभाल कर मिष्टी पहले हर्षाली के लिए पैसों का अरेंजमेंट करने आई थी, ताकि हर्षाली अपना मुंह बंद रखे। वो सड़क पर लगातार चले जा रही थी और तभी सत्या ने उसके बगल में आकर गाड़ी रोकी, लेकिन मिष्टी ने उसकी तरफ पलटकर भी नहीं देखा। वो बस अपना सिर झुकाए सामने की तरफ चलती जा रही। सत्या ने एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट की और उसके बगल में आकर रोकी। मिष्टी ने इस बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। सत्या एक बार फिर से उसके पीछे आया और इस बार उसने गाड़ी उसके बिल्कुल बगल में नहीं बल्कि उसके बिल्कुल सामने आकर रोक दी, जिससे मिष्टी का रास्ता ब्लॉक हो गया। सत्या तुरंत जीप से नीचे उतरा और अगले ही पल मिष्टी के पास आकर उसने उसका हाथ पकड़ा। उसके हाथों से वो पैसे लिए और फिर उन्हें अपनी जीप में पीछे की तरफ फेंक दिया और खुद मिष्टी को अपने कंधे पर उठाकर सीधा जीप में डाल दिया। मिष्टी उसकी ये हरकत देखकर हैरान रह गई। वो इस वक्त भरे बाजार में थे। ऐसे में अगर लोग उन्हें देखते तो बहुत तरह की बातें बनाते। उसका दिल बहुत बुरी तरह से डर रहा था। वही सत्या अब तुरंत ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और देखते ही देखते उसकी जीप वहां से निकल गई और इस बार सत्या उसे नहीं कारखाने लेकर गया और ना ही उसे उसके घर लेकर गया। वो मिष्टी को सीधा अपने फार्म हाउस लेकर आया। मिष्टी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। सत्या गुस्से भरी नजरों से उसे देख रहा था और मिष्टी की सांसें अब गहरी होने लगी थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।